नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई के लिए डेली पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है पॉलिटी के, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? तो पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति की चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वाली बात तो बिल्कुल कहीं ना कहीं असत्य है। अगला बोला जा रहा है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकित व्यक्ति को अपना नाम मतपत्र दर्ज कराने के लिए 50 तो मतदाता के प्रस्तावक चाहिए होते हैं और 50 मतदाता के अनुमोदक, जिसे प्रस्तावक और अनुमोदक कहते हैं। ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि अगर राष्ट्रपति का चयन करने वाली पीठ में उल्लेखनीय रिक्तियां हों तो राष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव पर सवाल उठाया जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 58 के अनुसार, आर्टिकल 58 के अनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए कुछ योग्यताएं दी होती हैं। जैसे पहला कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी उम्र 35 आयु का पूरा होना चाहिए या 35 आयु की उम्र वाला व्यक्ति ही होना चाहिए। तीसरा, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए और चुनाव के समय वह किसी की लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी लाभ पद के कारण किसी सरकारी नौकरी या किसी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। संसद ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 पारित किया, जिसके अनुसार अब राष्ट्रपति पद के लिए किसी भी अभ्यर्थी के नाम को कम से कम 50 मतदाताओं और 50 अनुमोदक की क्या होती है, जरूरत होती है। लेकिन उम्मीदवार के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए 50-50 चाहिए होते हैं। तो ये 4 से 5 चीज़ें जो मैंने बताई, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति कौन सी न्यायिक शक्ति उसकी परिभाषा से मेल नहीं खाती है? बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति, तो आपसे बोला रूपांतरण, पूर्ण क्षमादान, दंड विराम, कम सजा देना, ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। दंड निलंबन, सजा को अस्थायी तौर पर टालना, ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य है। दंड घटाना, सजा कम करना, ये भी वाला। देखो, ये 3 शक्तियां तो राष्ट्रपति के अंतर्गत आती हैं। ये 3 शक्तियों के बारे में तो संविधान में प्रावधान किया गया है, लेकिन पूरी तरीके से क्षमादान करना ये कहीं पर बात नहीं लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्र में संघ कार्यपालिका में होते हैं। देखो, कार्यपालिका का मतलब आप जानते हैं। देखो, एक होती है विधायिका। आपको पता होना चाहिए सरकार को बांटने के 2 तरीके होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर तरीका होता है और क्षैतिज तरीका होता है। तो ये हम क्षैतिज तरीके से इसे बांटते हैं, क्षैतिज सरकार का वितरण। एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। बेटा, विधायिका क्या होती है? जो विधि का निर्माण करती है, जो विधि का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, ये विधि का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसे हम संसद भी बोलते हैं। ये क्या होती है? एक तरीके से संसद, इसे हम संसद भी कहते हैं। विधायिका को विधि का निर्माण करती है और जो विधि का निर्माण किया गया उसे लागू करवाना तथा उसे संचालन करना या पूरे देश में उसे लागू करवाना, लागू करना, वो किसका काम होता है? एक तरीके का कार्यपालिका का काम होता है। तो ध्यान रखना, केंद्र के संघ में कार्यपालिका में राष्ट्रपति आते हैं, ठीक है, उपराष्ट्रपति आते हैं और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद भी आते हैं। ठीक है, तो अगर इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? डी, ए वाला हो जाएगा। ए बी और डी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का इसमें कोई वो रोल नहीं होता। तो ध्यान रखना, केंद्र में संघ कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं और सहायता देने के लिए अध्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री भी और मंत्रिपरिषद भी क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो राइट आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उनके पद से हटाया जा सकता है? मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर राज्यपाल स्वयं इस्तीफा ना दे, ठीक है, उसके अलावा राज्यपाल को कौन हटा सकता है? स्वयं इस्तीफा ना दें तो उसके अलावा किस तरीके से राज्यपाल को हटाया जा सकता है? ऐसा कुछ नहीं है कि लोकसभा द्वारा वहाँ पर महाभियोग लाया जाएगा, विधानसभा में महाभियोग, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति ही उनके पद को क्या मतलब राज्यपाल को क्या कर सकता है? हटा सकता है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि साफ साफ ये लिखा गया है
कि राज्यपाल को जो नियुक्त किया जाता है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और पूरे 5 साल के लिए। राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? पूरे 5 साल के लिए होता है। कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल। लेकिन अपने उत्तराधिकारी के आने तक वह अपने पद पर बना रहता है, ठीक है। और अगर बीच में अगर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्यपाल को हमें हटाना है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राज्यपाल को हटा सकता है। या फिर राष्ट्रपति को ये लगता है कि राज्यपाल को हमें स्थानांतरण करना है, मतलब एक एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है, तो वो ये भी पावर राष्ट्रपति के पास रहती है। वो राज्यपाल को क्या कर सकता है? एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। अन्यथा इनका जो कार्यकाल रहता है वो पूरे 5 साल के लिए रहता है, और जब तक इनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए, जब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा राज्यपाल स्वयं इस्तीफा न दे तो फिर राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो केवल ए मतलब बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 1983 में स्थापित राज्यपत्र का देश और राज्य के केंद्र सरकारों के बीच में संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। तो ये कौन सी समिति ने किया था, आपको बताना है। और 1983 में उस समिति की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो राजमन्नार समिति, ऐसा कुछ नहीं था। मल्होत्रा समिति भी गलत है। नरसिम्हन समिति, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सकारिया समिति होगा, सकारिया आयोग, ठीक है। इस आयोग का गठन सरकार ने जून 1983 में किया था और इसके अध्यक्ष जो थे वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र सिंह सकारिया थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर आप ये मान के चलें इस आयोग का गठन किया गया, राजेंद्र सिंह सकेरिया सरकारिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र सिंह सरकारिया थे और इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी स्तुति या अपना रिपोर्ट पेश करनी थी, ठीक है दोस्तों। मल्होत्रा जो समिति थी वो बैंक के क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड है, मल्होत्रा समिति। और राजमन्नार जो समिति वो केंद्र व राज्यों के बीच में विवादों को सुलझाने के लिए थी, और नरसिम्हन समिति बैंकिंग सुधार में। तो ये ध्यान रखना, ये भी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 30 नवंबर 2017 को भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे मैं आपको राइट आंसर बता दूं, राजीव महर्षि थे, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? तो मतलब जो सरकारी बजट होता है उसे पेश करने की जो तारीख है वो कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, वित्त मंत्री करता है, केंद्रीय? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ध्यान रखना, सरकारी बजट को पेश करने की जो तारीख है वो राष्ट्रपति द्वारा क्या की जाती है? डिसाइड की जाती है, राष्ट्रपति उसे तय करता है। क्योंकि भारत के संविधान में राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं और धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में क्या किया जाता है? प्रस्तुत किया जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के बिना संसद में धन विधेयक को क्या किया जाता है? पेश नहीं किया जाता है। इसलिए सरकारी बजट पेश करने की जो तारीख होती है वो कौन तय करता है? राष्ट्रपति तय करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत सरकार के राजस्व और व्यय के लेखा परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा गठित संसद ने चयनित सदस्यों की एक समिति बनाई है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के राजस्व और व्यय, मतलब जो सरकार पैसा प्राप्त करती है और जो खर्च करती है, उसकी लेखा की परीक्षा के लिए भारत की संसद द्वारा एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति कहते हैं, इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। तो इसका राइट आंसर तो पहला हो जाएगा, ए हो जाएगा। कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और 15 सदस्य के अलावा जो 7 सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, ठीक है दोस्तों। और यह समिति भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की क्या करती है? जांच करती है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है आपसे बोला जा रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित थीं? आप ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि अब ये प्रावधान हटा दिया गया है और इसे अब रखा नहीं गया है, ठीक है। तो ये जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो राष्ट्रपति है ना, 2 सीटों को नियुक्त करते थे या सीटें आरक्षित करते थे, तो इनमें से 2 सीटें थीं वैसे तो आंसर। तो इन जो आर्टिकल 81 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 81 और 331 में ये प्रावधान था, 81 व 331 में ये प्रावधान था कि 81 के अनुसार राज्यों में अधिकतम 530 सदस्य तथा संघ क्षेत्रों में 20 सदस्य क्या किए जाएंगे? चुने जाएंगे।
और इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय अंगल समुदाय के 2 सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको दो राष्ट्रीय मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत सदस्य मिल जाते थे, लेकिन यह व्यवस्था जो है अब वो खत्म कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अब केवल और केवल 543 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है, 545 पे नहीं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन सा सही है, अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन सा सही है। तो दोस्तों बोला जा रहा है यह लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सत्य बात है, यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो सदन के विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, क्योंकि ये सरकार के खिलाफ लाया जाता है। क्यों में बोला जा रहा है आपसे कि यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि ये पूरी सरकार के खिलाफ लाया जाता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं लाया जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये भी राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, पी और क्यू दोनों ही सही हैं। होता क्या है इसमें, अविश्वास प्रस्ताव सदन के विपक्ष द्वारा केवल लोकसभा में लाया जाता है और यह प्रस्ताव केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ ही लाया जा सकता है, किसी विशेष मंत्री के खिलाफ तो नहीं लाया जाता। अविश्वास प्रस्ताव हेतु किसी भी विशेष आधार की जरूरत नहीं होती है। एक बार सदन में प्रस्तुत किए जाने के बाद यह सदन की सभी लंबित कार्रवाइयों को धारण कर लेता है। सामान्यतः सदस्यों द्वारा बोले जाने के पश्चात प्रधानमंत्री दोषारोपणों के संदर्भ में उत्तर देता है, और अगर यदि सदन द्वारा ये प्रस्ताव अपनाया जाता है तो ध्यान रखना मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देने के लिए क्या हो जाएगी, बात हो जाएगी। तो इसी को क्या कहा जाता है, अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है, मतलब लोकसभा चुनाव अधिसूचित करने का अधिकार किसे है, मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव को अधिसूचित करने का अधिकार किसे, अधिसूचित का मतलब एक तरीके से जानकारी देने का अधिकार किसे, अधिसूचना जारी करने का अधिकार किसे है। हालांकि लोकसभा का चुनाव अधिसूचना जारी करने का जो अधिकार होता है वो राष्ट्रपति को होता है। किसे होता है दोस्तों, राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अधिसूचना जारी करने का अधिकार, अधिसूचना जारी होने के बाद फिर निर्वाचन आयोग जो होता है वो अन्य निर्णय लेने हेतु क्या होता है, स्वतंत्र होता है। तो ध्यान रखना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 अनुच्छेद, आर्टिकल दोस्तों इसलिए बताए जाते हैं आपको क्योंकि कभी कभी आर्टिकल भी पूछ लेते हैं। अनुच्छेद 324 के सब क्लॉज 4 के अनुसार लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पहले तथा विधान परिषद वाली प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के लिए प्रथम साधारण निर्वाचन से पहले, उसके पश्चात प्रत्येक निर्वाचन से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के पालन से आयोग की सहायता के लिए उतने प्रादेशिक आयुक्तों की भी नियुक्ति कर सकता है। तो ध्यान रखना लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास है दोस्तों, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को कानपुर 1925 को कानपुर नगर में हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना की थी एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी, एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी, एम.एन. राय ने। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 1925। आपको पता होना चाहिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना ए.यू. होम द्वारा की गई थी। संस्कृत विश्वविद्यालय गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय बम्बई में की गई थी और ए.यू. होम द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, ये तो कांग्रेस का हो गया। आपको पता होना चाहिए 1980 में बीजेपी की जो स्थापना की गई थी वो अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। ठीक है, जो दुनिया की आज सबसे बड़ी पार्टी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वक्तव्य राज्यसभा सदस्य के लिए सही है। राज्यसभा के पहला ए ऑप्शन, राज्यसभा के सदस्य को वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। ये वाली बात तो बिल्कुल सत्य है कि राज्यसभा के सदस्यों को वही वेतन दिया जाता है या वही वेतन और अन्य लाभ मिलते हैं जो लोकसभा के सदस्य को मिलते हैं। दूसरी बात, आगे बोला जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य एकल हस्तांतरित मत पद्धति के द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। ये वाली बात भी सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ए और बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जनजाति का मतलब एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। अनुसूचित जनजातियों का मतलब होता है एसटी। अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ध्यान रखना, एसटी के लिए 47 हैं और अनुसूचित जाति के लिए एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। ये किस में कहा गया है? तो अनुच्छेद 330 में ऐसा कहा गया है कि इन दोनों के लिए 47 और 84 का कहीं ना कहीं टारगेट रखा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना? 47। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए? अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अनुसूचित जाति का मतलब एससी के लिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 84। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों के सदस्यों के अभिरक्षक होते हैं। तो आपसे पूछा ये जा रहा है कि सदन के अधिकार कौन से किसके अधिकारी या सदन के अधिकार विशेषाधिकार की समितियों के सदस्यों के क्या होते हैं? अभिरक्षक होते हैं। तो जो पीठासन अधिकारी के सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों के सदस्यों के क्या होते हैं? अभिरक्षक होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पीठासन अधिकारी होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? देखो मैंने हालांकि आपको ये बताया था कि ज़्यादातर जो बड़े पद की नियुक्ति होती हैं वो किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। लेकिन एक ऐसा पद है जिसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें, नियुक्ति की बात कर रहा है, अगर हम देखें तो राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। कैबिनेट सचिव की नियुक्ति जो भी की जाती है वो राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन, लोकसभा अध्यक्ष का जो चयन है वो लोकसभा अपनी प्रथम बैठक, ठीक है, अनुच्छेद 53 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चयन लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों में से कर लेती है, अपने सदस्यों में से ही कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति जो है ना लोकसभा के अध्यक्ष कर लेती है कर लेती है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति वहाँ पर बैठी हुई जो सभा है या लोकसभा अपनी प्रथम बैठक में ही अपने सदस्यों में ही क्या कर लेती है? उसकी नियुक्ति कर लेती है। ठीक है दोस्तों, और ऐसा कौन सी आर्टिकल में लिखा है? तो अनुच्छेद 53 में साफ साफ लिखा है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती। मतलब जैसे आपने देखा है कि मंत्रिमंडल जो बनते हैं या जो मंत्रिमंडल गठित किए जाते हैं वो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने % हिस्सा लिया जाता है लोकसभा के सदस्यों को। अब जैसे इस समय 545 सीटें हैं, तो 545 सीटों का कितना % हिस्सा मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या डिसाइड की जाती है? प्रधानमंत्री से, ठीक है, प्रधानमंत्री को इंक्लूड करना है क्योंकि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री तो आते हैं। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना % रहते हैं? तो ध्यान रखना, कुल संख्या का जो रहते हैं वो 15%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 15%। आपसे बोला जा रहा है कि 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में यह उपखंड जोड़कर यह प्रावधान किया गया है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की कुल संख्या और लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, 15% तक हो सकता है। हालांकि ये प्रावधान जो जोड़ा गया है वो 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में 2003 के द्वारा अनुच्छेद 75 में ये वाली बात कही गई है
कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की जो कुल संख्या होगी वो लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का कितना परसेंट होगी, 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि ये पहले जो था शायद 10% था, तो इसमें ये 91 संविधान संशोधन 2003 में ये वाली बात जोड़ी गई है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे बोला जा रहा है कि एक सत्कर्ता की दृष्टिकोण से सरकारी संगठन के निर्माण कार्यों की तकनीक लेखा परीक्षक के कार्य को सौंपा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक 148 अनुच्छेद 148 के अनुसार, ठीक है, भारत का एक नियंत्रण में महालेखा परीक्षक होगा जो केंद्र व सभी राज्य सरकारों के व्यय संबंधी लेखों का क्या करेगा, परीक्षण करता है। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकपाल एक संस्कृत शब्द है, आपसे बोला जा रहा है लोकपाल एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है दुनिया का न्यायाधीश। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। लोगों की देखभाल करने वाला, ऐसा भी नहीं है। हाँ, एक में नागरिकों की पसंद, ये भी नहीं है। लोगों द्वारा नियुक्त, ये भी नहीं हो सकता। ये जरूर हो सकता है, लोगों की देखभाल करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा दोस्तों, लोगों की देखभाल करने वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया था। देखो, अब आपको ये बताना है कि भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक ने कई ऐसे मामलों की जांच की है जिससे वो विवादों में आया था। ठीक है, और उसकी अच्छी खासी चर्चा भी हुई देश में। तो ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनसे चीज़ें विवाद में आई थी, और आपको ये बताना है इसमें आंसर कि वो कौन सा मामला था जो विवादों में नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, तो देखें पहला क्वेश्चन, पहला आपके सामने जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन ये है, कोयला खान आवंटन। तो आपको पता होना चाहिए ये मामला तो कहीं ना कहीं विवादों में आया था, कोयला खान आवंटन वाला। वो फोर्स तोप का मामला, ये 2G वाला तो बहुत ही ज़्यादा आया था, आपको पता होना, डॉक्टर मनमोहन की सर का 2G स्पेक्ट्रम आवंटन। ठीक है, तो ये तीन तो हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कि सत्यम कंप्यूटर मामला भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया था। ठीक है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है। पहला, राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है, ये हम पीछे पढ़ के आए। फिर आगे बोला जा रहा है आपसे कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, बिल्कुल सत्य बात है, वही 5 साल के लिए रहता है, अन्यथा राष्ट्रपति अगर चाहे तो उससे पहले भी हटा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये वाली बात सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो 30 वर्ष की आयु में व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। ठीक है, उन्होंने कहा है कि 30, न्यूनतम आयु 30 वर्ष ना होकर इसकी जो है वो 35 वर्ष है। ठीक है, राज्यपाल की कितनी है, 35 वर्ष। ठीक है, ध्यान रखना। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को डैश डैश सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को किसकी सलाह पर कौन नियुक्त करता है। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये वाली बात कही गई ना अनुच्छेद 74 और 75 में, अनुच्छेद 74 व 75 में ये वाली बात कही गई है कि जितने भी मंत्रिमंडल होंगे, जो भी मंत्रिपरिषद होंगे, उनकी जो नियुक्ति होगी वो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सही है। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये वाली बात बिल्कुल सत्य है। दूसरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जब ये वाली बात सही है तो ये तो कैसी भी नहीं हो सकती। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी नहीं होगा। APJ अब्दुल कलाम नहीं। तो भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उनका जो कार्यकाल था कार्यकाल जो था बेटा 1967 से 1969 तक था। ठीक है दोस्तों, इनका जो कार्यकाल था वो 1967 से 1969 तक था। उनके बाद फखरुद्दीन अली अहमद बने थे दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद बने थे। और इन्हीं के समय काल में आपको पता होना चाहिए कि भारत में 2 साल के लिए, लगभग 2 साल के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है दोस्तों, और इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुख्य सचिव का चयन कौन करता है दोस्तों। तो मुख्य सचिव का चयन राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है, मुख्य सचिव का जो चयन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो ये बात 53 आर्टिकल 53(2) में उल्लेखित है कि भारत के सशस्त्र बलों का जो सुप्रीम कमांडर होगा
या जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53(2) में ये वाली बात लिखी है, सब क्लॉज 2। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 81 के सब क्लॉज 2 के अनुसार, 81 की सब क्लॉज 2 में ये वाली बात उल्लेखित है कि राज्यों को लोकसभा की सीटों का आवंटन राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जनसंख्या। अगर देखा जाए तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गई है और लोकसभा सदस्यों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो कौन सी जनसंख्या से आपका अनुपात चल रहा है, 1971 की जनगणना, 1971 की जो जनगणना है वहाँ का अनुपात लेकर यहाँ से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। जनगणना आपको पता होना चाहिए, जनगणना हर 10 साल बाद होती है, हर 10 साल बाद। आगे बोला जा रहा है अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो ये वाली बात भी मैंने कई बार समझाई। अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 309 के अनुसार, आर्टिकल 309 के अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो केंद्र की जो कार्यपालिका की शक्ति जो निहित होती है वो किस में होती है, राष्ट्रपति में होती है। कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 में उल्लेखित है ये वाली बात कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। अच्छा, वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति, वास्तविक, ठीक है, मतलब यहाँ पर हमें ये समझना है कि वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वो किस में निहित होती है, वो प्रधानमंत्री में नहीं होते थे। और ये नाम मात्र की कार्यपालिका होती है जो राष्ट्रपति के हाथ में, ठीक है, प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल, ये भी वाली बात कल पढ़ी थी कि राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।